हेलो गाइस, वेलकम बैक। यू नो फिजिक्स में कुछ ऐसे फेमस फार्मूलाज है, ऐसे पावरफुल फार्मूलाज हैं कि फिजिक्स के स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को इतना यूज़ करते हैं कि उनको उसको रटना नहीं पड़ता, मेमोराइज करना नहीं पड़ता। इतने फेमस फार्मूलाज। कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में E इक्वल टू mc² सबको पता होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कैन यू गेस? F इक्वल टू ma, इतना पावरफुल फार्मूला है। सिमिलरली इस चैप्टर में भी तुमको ऐसा एक फार्मूला मिलेगा, आई होप यू गेस्ड इट राइट, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत यूज करते हैं हम, एंड दैट इज V इक्वल टू IR, द फेमस ओम्स लॉ। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इसी लॉ को लेके है कि ये लॉ के पीछे का कहानी क्या है, ये कैसे आते हैं, और इसका फील लेंगे हम आज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसका जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूँ। मैंने तुमको ये बता दिया है कि अगर हम एक कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है कि उस कंडक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रॉन्स को भगाता है। इसी भगाने के कारण there is some net charge flow through the cross section and there is current in the conductor. Is that clear? So it's obvious, right? तुम जितना ज़्यादा potential difference apply करोगे उतना strong electric field produce होगा, rate of flow of charge भी accordingly increase करेगा, तो current भी increase करेगा. So we can say that, as stated by Ohm's law, that potential difference V is directly proportional to the current flowing through the conductor. जितना ज़्यादा potential difference apply करोगे, the rate of flow of charge through the conductor will also increase proportionately. Is that clear? Okay. अभी अगर मैं इस proportionality sign को हटा दूँ तो हमको क्या लाना पड़ता है? We need to bring a constant of proportionality, and और वो constant of proportionality है R. ये जो R है, this is the constant of proportionality. कांस्टेंट में लिखता हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम बहुत फेमसली क्या बुलाते हैं? इस कांस्टेंट को हम बहुत फेमसली बुलाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सब ने कभी ना कभी सुना होगा, और ये हो गया हमारा ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। दिस इज ओम्स लॉ। V पोटेंशियल डिफरेंस सबको पता है, वोल्ट्स इज द यूनिट, I इज द करंट, तो R का यूनिट क्या होगा? R का यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पेयर, जिसको हम ओम्स बुलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बाद में लिख के दिया, फिलहाल बस सुन के रखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम्स। फाइन, सबको समझ में आया। बट द पॉइंट इज, पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं, वी आर फेमिलियर विद दिस टर्म। करंट के बारे में हम जानते हैं, वी नो दैट व्हाट इज करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या? एक बात को समझो, जो इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी होता है ना, फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल, जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के पास, दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव अलोंग द कंडक्टर, एंड यू नो दैट राइट, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के थ्रू मूव करता है वो बहुत बार कोलाइड करता है, मेटल आयंस के साथ कोलाइड करता है, अपने साथी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता है। ये जो कोलिशंस है, दे बेसिकली सर्व एज अ फॉर्म ऑफ हिंड्रेंस, दे आर बेसिकली ऑब्स्टिकल्स। तो जितना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होगा सिस्टम का, हिंड्रेंस उतना ज़्यादा होगा, और इसी हिंड्रेंस और इसी ऑब्स्टिकल को रिप्रेजेंट करता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेल यू कि कंडक्टर कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड वो अपोजिशन क्यों आता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में, ये डायग्राम मैंने पहले भी यूज़ किया था, कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, कोलाइड करता है, कोलिशंस होता है मेटल आयंस के साथ, बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो एक बात को अच्छे से समझो कि एक कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, अनडाउटेडली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, बट एट द सेम टाइम कितना करंट फ्लो करेगा वो उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कितना करंट फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों मिल के डिसाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा।
देखो ये बहुत एक मस्त मीम मुझे मिला था, आई रियली लाइक्ड शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। देखो इट्स अ वेरी नाइस पिक्चर। ये जो येलो वाला बंदा है, दिस इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ दिस इज एम्पियर, मतलब करंट, वो पुश कर रहा है करंट कंडक्टर के थ्रू। और ये जो दूसरा बंदा है जिसने बेसिकली करंट को फ्लो करने से हिंडर कर रहा है, अपोज कर रहा है, दिस इज ओ। सो ऐसा ही कुछ होता है कि वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, दोनों मिलकर डिसाइड करता है कि कंडक्टर के थ्रू फाइनली कितना करंट फ्लो करेंगे। Are you getting that point? And it's so much practical। जो लोग मैन्युफैक्चर से जो लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो इस फैक्ट को भी यूज़ करते हैं कि अगर तुमको किसी कंडक्टर के थ्रू करंट को कंट्रोल करना है तो तुम उसको रेजिस्टेंस बदल के भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारे घर में जो मिक्सर है, ग्राइंडर मिक्सर देखा है ना, उसमें नॉब्स होते हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, हम नॉब्स घुमाते रहते हैं तो स्पीड क्या होता है, 1 के बाद 2 का स्पीड बढ़ जाता है, 2 के बाद 3 का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ा मतलब अभी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ज़्यादा करंट आ रहा है। तो बेसिकली करंट ज़्यादा आने का रीज़न क्या है? देखो तुमने तो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट का एसी वोल्टेज होता है, उतना ही अप्लाइड है। लेकिन करंट कैसे बढ़ रहा है? इट इज़ बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तुम ये जो नॉब्स घुमा रहे हो ना, इस नॉब्स को घुमा के तुम बेसिकली अपने मिक्सर के रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि तुमने उस सर्किट के रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया। दैट इज द रीजन उस पर्टिकुलर सर्किट में करंट ज़्यादा आ रहा है और मिक्सर का स्पीड भी क्या और इंक्रीज हो रहा है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। दैट मीन्स रेजिस्टेंस को चेंज करके भी हम किसी कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर सकता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। होप्स यू आर एंजॉयिंग दिस, राइट? बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बोल के ही बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप्स यू एंजॉयिंग दिस। थोड़ा सा आगे जाके एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पर पॉज करके ना, यहाँ पर मैंने अच्छे से डेफिनेशन लिख के रखा है, यहाँ पॉज करो और इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है? इसको देखते हैं। नाउ वी ऑल नो कि जो पोटेंशियल ओम्स लॉ है, दैट इज इक्वल टू वी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू आर। नाउ जो रेजिस्टेंस है फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। सो बेसिकली रेजिस्टेंस जो है दैट इज ए कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज v इज प्रोपोर्शनल टू I। नाउ अगर मैं v वर्सेस I ग्राफ बनाऊं, दिख रहा है, दिस इज v वर्सेस I ग्राफ, द ग्राफ हैज टू बी a straight line passing through the origin, because ये जो रिलेशन है दिस इज ऑफ द फॉर्म y equal to mx, where x represents current and y is representing what, voltage, और ये जो m जो कि कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो y equal to mx के फॉर्म का graph banega, that means it is a straight line passing through the origin. It's very simple. And what about the slope of the graph? What is the slope of the graph? That is tan theta. Theta is the angle made by this graph with the positive side of the x-axis, in this case current. तो tan theta का वैल्यू कितना होगा बोलो? Perpendicular by base, राइट? मतलब यहाँ पर अगर ये जो y कोऑर्डिनेट होगा उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। जो x कोऑर्डिनेट है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। एंड v by I इज नथिंग बट व्हाट, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Is that clear? So in this case tan theta, that is nothing but the slope of the graph, v versus I graph represents the resistance of the conductor. Is that clear? तो अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि तुमको दो ग्राफ्स दिया हुआ है v वर्सेस I का, एक ग्रीन वाला ग्राफ है, एक ब्लू वाला ग्राफ, और ये पूछा गया है कि कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, सीधा देखो कौन से ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। देखो इस ग्रीन वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, ब्लू वाले ग्राफ का स्लोप कम है, तो सीधा सीधा बताना है ग्रीन वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब ग्रीन वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, R2, और ब्लू वाला ग्राफ जिस मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका रेजिस्टेंस है R1। तो R2 का वैल्यू R1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट माइंड इट, कभी कभी क्या करते हैं जब क्वेश्चन दिया जाता है तो ये लोग ये कोऑर्डिनेट्स को बदल देते हैं, यहाँ पर y एक्सिस में I प्लॉट कर देता है और x एक्सिस में क्या प्लॉट कर देता है, v प्लॉट कर देता है। In that case, slope of the graph will not represent resistance. It will represent 1 by R. So be very careful while solving such kind of problems. अगर यहाँ पर I हो गया, यहाँ पर V हो गया, तो ग्राफ का स्लोप 1 by R को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ध्यान रखना, इट्स वेरी सिंपल, नॉर्मल सा है। ओके, अच्छा, अभी तुमको मैं एक सच बताता हूँ।
द ओम्स लॉ इक्वल टू आई आर, इट्स सो फेमस, इट्स सो लाइकेबल, हम लोग इतना यूज़ करते हैं। लेकिन एक सच बताता हूँ, ये जो ओम्स लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर सब्सटेंस इस ओम्स लॉ को फॉलो करता है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग अक्रॉस सच ए लॉ। यू हर्ड अबाउट द आइडल गैस इक्वेशन, राइट? आइडल गैस इक्वेशन, दुनिया में कुछ भी आइडल नहीं होता। कि हर गैस आइडल गैस इक्वेशन फॉलो करता है? नहीं करता। ये एक आइडलाइज्ड सिचुएशन है, हम ये आइडल सिचुएशंस मान के पढ़ते हैं बिकॉज दिस मेक्स आवर लाइफ easier. Similarly, Hooke's law, मैकेनिक्स में याद है Hooke's law, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्या तुमको लगता है कि हमेशा वैलिड है? हमेशा वैलिड नहीं है यार, दिस आर ऑल आइडियलाइज्ड सिचुएशंस। तो ये जो ओम्स लॉ भी है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर सब्सटेंस इस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर बुलाते हैं, और जो सब्सटेंसेस इस लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। आगे जाके तुमको क्लास 12 में कुछ मैं तुमको पढ़ाऊंगा, स्पेशली इन सेमीकंडक्टर्स। मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, राइट में दिख रहा है ये ग्राफ, दिख रहा है ना? ओके, सेमीकंडक्टर वाला ग्राफ, ये तुमको अभी समझ नहीं आएगा ना, मैं तुमको अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पर मैंने जस्ट आई वर्सेस वी, देखो ग्राफ दिख रहा है ना, आई वर्सेस वी ग्राफ बनाया। ध्यान से देखो, इट्स बेसिकली एक कर्व, मतलब इसका स्लोप अगर निकालो अलग अलग जगह तो रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं आएगा। Is that clear? Because Ohm's law तो यही है ना, V proportional to I where R is a constant। यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पर V एंड I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स ये Ohm's law फॉलो नहीं करता। मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख के दिया था, डिवाइसेस और सब्सटेंसेस which does not obey Ohm's law, example gases, rectifiers, transistors etc. are known as non-ohmic or non-linear conductors। इज दैट क्लियर? ये कुछ फैक्ट्स था जो बता के रखना ज़रूरी है, बिकॉज सच्चाई पता होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पॉज करो और इसको फटाफट लिखो, इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। ओके, पॉज करो, पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख के रखो। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी, लेट्स मूव अहेड। फाइन, आगे बढ़ते हैं अभी। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, सो ये जो फेमस रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली कौन से पैरामीटर्स में डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस हमको समझ में आ गया, लेकिन एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्चुअली कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है? दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड इट्स वेरी सिंपल, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, देखो मैंने यहाँ पर रेड कलर के बॉक्स में बना कर रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लंबा वायर होगा उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ऑब्वियस नहीं है क्या? इट्स सो ऑब्वियस भाई। चार्जेस जब किसी कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट जर्नी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कोलिशंस दैट दे हैव टू मेक इन देयर जर्नी। अभी अगर तुमने कंडक्टिंग वायर को ही लंबा कर दिया, मतलब रास्ते को ही लंबा कर दिया, तो और ज़्यादा कोलिशंस होगा, हिंड्रेंस और बढ़ेगा, ऑब्स्टिकल्स और बढ़ेगा। सो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट? फॉर एग्जांपल उसी वायर को तुमने एन पार्ट्स में काट दिया, तो हर छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर बाई एन, बिकॉज लेंथ अगर एन टाइम्स डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस भी एन टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट बता के रख रहा हूँ, ठीक है ना? सेकेंडली, एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने घर में दरवाज़ा है, राइट? सबके घर में दरवाज़ा होता है। तो एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन, दरवाज़ा मतलब क्रॉस सेक्शन। एक रूम से दूसरे रूम अगर जाना चाहोगे तो दरवाजे के थ्रू क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो दरवाज़ा हो गया क्रॉस सेक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ये समझो या ये मानो कि तुम्हारे दरवाजे के थ्रू एट ए टाइम दो लोग साइमल्टेनियसली पास कर सकते हैं। दो लोग ऐसे खड़े होके साइड टू साइड क्रॉस कर सकते हैं दरवाजे को। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी मैं अगर जाके तुम्हारे दरवाजे को तोड़ दूँ और उसका साइज डबल कर दूँ, बड़ा कर दूँ, क्रॉस सेक्शन को साइज को बढ़ा दिया, तो उतने ही टाइम में जहाँ पर पहले दो लोग क्रॉस कर रहे थे, उतने ही टाइम में अभी 4 लोग क्रॉस कर पाएंगे उसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, बिकॉज क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूँ, दरवाजे का साइज बढ़ा दूँ, तो उतने ही टाइम में मोर नंबर ऑफ people can cross over. Similarly, एक conducting wire का cross section अगर मैं बढ़ा दूँ, so more number of charges can also flow through. समझ में आया? Under such circumstances, we say the resistance of the wire has decreased because more charge, more current is able to flow.
इज दैट क्लियर? तो हम ये भी लिखेंगे जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, उतना करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। इट्स जस्ट लाइक, और एक एग्जांपल देते हैं, जस्ट लाइक पाइप, राइट? पाइप का मुंह बड़ा कर दोगे तो ज़्यादा पानी फ्लो आउट करेगा, रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज करेगा। पाइप का मुंह अगर छोटा है, स्मॉल विथ वाला क्रॉस सेक्शन है उस पाइप का, तो पानी भी कम फ्लो करेगा। एग्जैक्टली लाइक दैट। इज दैट क्लियर? तो हमने दो फैक्टर्स देख लिया, रेजिस्टेंस हो गया लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अभी मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा तुम लोगों को। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ओके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये देख लिया कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, सॉरी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माय बैड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर मैं इन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो मैं एक कांस्टेंट लाता हूँ रो। इज दैट क्लियर? लेंथ अपनी जगह है, दिस इज एरिया ए। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा। रो जो है दैट इज बेसिकली द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और रो का प्यारा सा नाम है दैट इज रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं हम रो को? हम रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है वो भी मैं तुमको अभी बताऊंगा, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है। तो हमने ये देखा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे डिपेंड करता है। एंड तीसरा फैक्टर जिस पे एक वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो ये है कि उस वायर को तुमने कौन से मटेरियल से बनाया है। देखो एक बात को समझो, हर एक मटेरियल का कंडक्ट करने का एबिलिटी, कंडक्टिंग एबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे कि सिल्वर जो है वो सबसे इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर का जो हाउस का वायरिंग है वो तुम सिल्वर से करोगे। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट? यू कैनॉट मेक द हाउस वायरिंग विद द हेल्प ऑफ सिल्वर मेटल। तो हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम वायर्स यूज करते हैं बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड दे आर बेटर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कंडक्टिंग एबिलिटी है। इज दैट क्लियर? तो उस कंडक्टिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स रो जो है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से तुम्हारा कंडक्टिंग वायर बना हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने अच्छा से एक बढ़िया सा चार्ट बना के रखा है तुम लोगों के लिए, जो दिख रहा है मटेरियल एंड रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा और वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। देखो सिल्वर का रेजिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -8। जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसको पॉज करके बाद में लिख के रखना। सो रेजिस्टिविटी सीधा सीधा समझो इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। ये चार्ट मैंने बना के दिया है। तो रेजिस्टेंस का जो टोटलिटी में फॉर्मूला आता है दैट इज R दैट इज इक्वल टू रो इनटू L बाय E। इज दैट क्लियर? रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, इट्स अ बेटर कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर दैट वी विल कम अक्रॉस। इज दैट क्लियर? अच्छा, फोर्थ और एक पॉइंट है टेम्परेचर। मैंने फिर भी इसको इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया, बहुत बुक्स में ये पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता, बट आई स्टिल फील कि टेम्परेचर को इंक्लूड करना चाहिए। देखो व्हाट हैपेंस इज दैट ना, मैं तुमको थोड़ा सा फील दे के रखना चाहूँगा इन दिस केस। देखो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ भी बदल सकता है, बिकॉज मैंने तुमको कहा है टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा होगा तो थर्मल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो जितने सारे एटम्स हैं जो मेटल आयंस हैं वो लोग और वायलेंटली वाइब्रेट करना चालू करेगा, और वायलेंटली अगर वाइब्रेट करना चालू करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो रैंडम था वो और भी ज़्यादा रैंडम होगा, तो कोलिशंस क्या होगा, कोलिशंस और इंक्रीज होगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस भी और इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट अगर हमारे लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। टेम्परेचर अगर बदलेगा तो रो बदल जाता है, रो बदल जाता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? अभी एक काम करो, ओके, इसको यहाँ पर पॉज करो, पॉज करके अच्छे से जहाँ तक ये पूरा स्क्रीन जो दिख रहा है इसको अच्छे से नोट करो। आई होप सो तुमको अच्छे से दिख रहा है। पॉज कर लिया, नोट कर लिया? ओके फाइन। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख के रखा है, ध्यान से देखो। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस को डिफाइन करना आर इक्वल टू क्या होगा, V/I। याद है ना रेजिस्टेंस? चलो मैं लिख देता हूँ, टेंशन नॉट। आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं दैट इज V/I
आई, राइट। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने बोल के रखा है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, दैट इज ओम। तो मैंने जैसे लिख के रखा था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor. वेरी बेसिक डेफिनेशन। V का वैल्यू अगर 1 वोल्ट है, करंट I का वैल्यू अगर 1 एम्पियर है, तो R का वैल्यू भी क्या होगा, 1 ohm। जस्ट उसी तरीके से इसको डिफाइन करके रखा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है पक्का? इसको फटाक से अभी पॉज करो और इसको लिख के रखो। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें, आई होप सो तुमको ये समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बस बना के दिया, लेंथ, एरिया। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, हमेशा याद रखना। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ऐसा है, वो सबको पता ही होगा, तुम लोगों ने तो देखा ही है। दिस इज द सिंबल, इज एग्जैक्ट काइंड ऑफ सिंबल है, इसको हम रेजिस्टेंस के सिंबल के हिसाब से यूज करते हैं। फाइन, ओके, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन विल मूव अहेड। फाइन, आज मैं रेजिस्टेंस पे बेस्ड कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यार एग्जाम में टाइम इज मनी, राइट? तो जल्दी से देखते हैं व्हाट आर द ट्रिक्स। देखो, कहानी ऐसा है कि हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है ना, देयर इज ए कंडक्टिंग वायर, और हमने अब तक ये जान लिया कि कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, और इस पे डिपेंड करता है कि ये कंडक्टिंग वायर किस मटेरियल से बना हुआ है। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं इस वायर के लेंथ को बदल दूं या इस वायर के क्रॉस सेक्शन को बदल दूं, तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सिनेरियो ऐसा है कि हम क्या करेंगे, हम इस कंडक्टिंग वायर को पकड़ के खींच के लंबा कर देंगे, राइट? विल स्ट्रेच द वायर। बट इसको करने में हम ये एज्यूम करेंगे कि इस वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वायर का वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है? ये मान के आगे बढ़ेंगे हम, दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग वायर डज नॉट चेंज इन दिस प्रोसेस। तो खुद एक बार ये सोच के देखो कि अगर मैंने कंडक्टिंग वायर को पकड़ के खींच के लंबा कर दिया, लेंथ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, बट विल द क्रॉस सेक्शन एंड एरिया चेंज? कम ऑन, थिंक प्रैक्टिकली एंड से, क्या क्रॉस सेक्शन एंड एरिया चेंज होगा? इज इट नॉट ऑब्वियस? हमने कितना बार देखा कि अगर हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, साइमल्टेनियसली श्रिंक हो जाएगा। मतलब लेंथ लंबा हो जाएगा लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया घट जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट अस से इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था इस कंडक्टिंग वायर का, लेट अस से ए इंटू एल, ठीक है ना? दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर। तो फाइनली अगर तुम इसको खींच दोगे तो इसका लेंथ बदल जाएगा, इसके एरिया भी बदल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज ए डैश इंटू वट, इंटू एल डैश लिख सकते हैं। बेसिकली हमने वॉल्यूम का इक्वेट किया। तो इस रिलेशन से हम एरिया और लेंथ का रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिया हुआ है कि जो एल डैश है, मैंने हमने इस वायर को खींच के इसका लेंथ ट्वाइस कर दिया, तो एल डैश का वैल्यू 12 हो जाएगा, और ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स द एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। इज दैट क्लियर? लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाएंगे यार, इतना क्यों दिमाग लगाना एग्जाम में। मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक दिखा रहा हूँ। अभी देखो, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर, दिख रहा है, चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर। मैंने ये कंडीशन माना कि हमने एक वायर को पकड़ा, वायर को पकड़ के खींच दिया, उसका लेंथ बदल गया, ठीक है ना? अगर उसका लेंथ बदल गया, जस्ट सी, रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज आर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रो इनटू एल बाय ए। इज दैट क्लियर? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो इन दिस केस अगर मैं ऊपर एक L मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, L स्क्वायर। नीचे भी अगर एक L मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा A इंटू एल। इज दैट क्लियर? नाउ एक बात बताओ कि A इंटू एल है क्या, A इंटू एल है क्या? A इंटू एल इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर। दैट मीन्स ये जो है, जो डिनोमिनेटर है वो वॉल्यूम है, और हमने इस कहानी में वॉल्यूम को क्या मान के रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के रखा है। मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर वॉल्यूम जो कि कांस्टेंट है, रो वो तो कांस्टेंट ही है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर दो केसेस है, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है, फाइनल रेजिस्टेंस R2 है, जिससे लेंथ बदल चुका है, तो उनका रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, लेट अस से R2 डिवाइडेड बाय R1। R2 डिवाइडेड बाय हमने R1 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस इन दिस केस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ स्क्वायर। तो R2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर।
ऐसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? और इस रिलेशन को यूज़ करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इस पे मैं डेमो दूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल ये याद रखो कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड केस में लेट अस से कि इस पर्टिकुलर वायर की रेडियस को अगर हम बदल देते हैं, क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है? सो इन दिस केस हमको फिर से पुराने फॉर्मूला को देखना है। रेजिस्टेंस इन दिस केस इज व्हाट? रो इनटू एल बाई, ठीक है? अच्छा, बात किसको लेके हो रहा है? बात रेडियस को लेके हो रहा है कि अगर हम रेडियस को बदल देते हैं मतलब एरिया बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहना है? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, तो एक काम करते हैं, इन दिस केस रो इंटू एल है ना, इसके साथ मैंने ए एक मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी एक ए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्या तुमको कुछ दिख रहा है? ऊपर जो न्यूमरेटर है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया इनटू लेंथ व्हिच इज वॉल्यूम, राइट? ये जो चीज है ये क्या है? दिस इज वॉल्यूम। And we know that volume is what? Volume of the conducting wire in this case is not going to change. Resistivity is a constant. So in this case, I can say that resistance is inversely proportional to what? A square. तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि resistance जो है that is inversely proportional to what? A square. And what is A? Is the cross sectional area. Area का वैल्यू कितना होता है? Pi r square. Is that clear? Pi r square. तो अगर मैं रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा, उसके ऊपर और एक स्क्वायर लगा हुआ तो क्या बन जाएगा? आर टू द पावर 4। सो इन दिस केस मैं रेजिस्टेंस और रेडियस का अगर डिपेंडेंसी देखूँ, रेजिस्टेंस इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। दैट मीन्स अगर मुझे R2 पाई R1 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा R1 टू द पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा दैट इज R2 टू द पावर 4। 2 ऊपर, R2 ऊपर तो R रेडियस नीचे आ जाएगा, R1 मतलब रेजिस्टेंस नीचे तो उसका रेडियस R1 ऊपर आ जाएगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये जो बेसिक टर्म्स मैंने तुमको दिखाया, जैसे कि इस केस में इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये तुम्हारा बहुत टाइम बचा देगा, ठीक है? इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। ओके फाइन। तो हमने रेजिस्टेंस कैसे बदलता है लेंथ के साथ वो देख लिया, रेजिस्टेंस कैसे बदलता है रेडियस के साथ वो देख लिया। अभी बारी है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस कंडक्टिंग वायर के लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ये अगर डाटा दिया हुआ है, क्या बोला मैंने? हमारे कंडक्टिंग वायर के लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज इन लेंथ आया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है? ओके तो देखते हैं, ठीक है? लेट अस से कि हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर है उसकी इनिशियल लेंथ L था और उसके लेंथ में लेट अस से x% का इंक्रीमेंट आया है, ठीक है ना? सो लेट अस से दैट द न्यू रेजिस्टेंस इन दिस केस इज, एक मिनट, लेट अस से द न्यू रेजिस्टेंस इन दिस केस इज R डैश बाय R। ये लिखते हैं हमने, R जो है वो हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस, R डैश हो गया नया रेजिस्टेंस। R डैश एंड रेजिस्टेंस का और लेंथ का जो रिलेशन था वो स्क्वायर वाला रिलेशन था, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? L डैश स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा? दैट इज L स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अभी L डैश को अगर हम खोल के लिखना चाहें वो कितना होगा? इनिशियल लेंथ तो L था और इसमें इंक्रीमेंट कितना आया? x% का इंक्रीमेंट आया, दैट इज x बाई 100 ऑफ L द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हम नीचे क्या लिख सकते हैं? L स्क्वायर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर से अगर मैं एल स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई 100 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये बचेगा। दिख रहा है सबको? ओके फाइन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी आर गेटिंग नाउ। अभी अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ है तो ये पूछ दिया कि तुमको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए। सो इस परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ध्यान से देखो, दिस इज R डैश, नीचे R है तो R डैश माइनस R डिवाइडेड बाई R। हमने क्या किया? R डैश डिनोमिनेटर से माइनस किया, R डैश माइनस R डिवाइडेड बाई R लिखा है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, दैट इज 1 प्लस एक्स बाई, ध्यान से देखो, x बाई 100 द होल स्क्वायर था, हमने R डैश माइनस R लिखा तो 1 प्लस एक्स बाई 100 होल स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है, डिवाइडेड बाई फिर से हम डिनोमिनेटर लिख देंगे, दैट इज 1। ऐसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा सीधा क्या करना है? R डैश बाई R, इधर -1 एक ऐड कर देना है, यहाँ पर भी एक -1 ऐड कर देना है, ये डायरेक्टली आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो देखो ध्यान से देखो,
अगर मैं ऐसा कह दूँ कि x जो इफ दैट इज लेस देन 5%, मैंने क्या कहा कि ये जो x है दैट इज द चेंज, अगर ये चेंज बहुत बहुत छोटा है, इट इज लेस देन 5%, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगा के हायर पावर्स को क्या कर सकते हैं, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सपांड करता है, आई होप सो तुमको ये पता है, अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये क्या बनेगा, दैट इज x बाई 50 हो जाएगा। मतलब बेसिकली 1 प्लस 2x/100 होता है, ठीक है, तो वो x/50 हो जाएगा। तो इसको हमने एक्सपांड कर लिया, -1 पहले से था, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 1 तो पहले से था, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, तो ये 1 बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x/50। इज दैट क्लियर? अभी अगर हमको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए, ध्यान से देखो, r डैश माइनस r क्या है, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, r, व्हाट इज दिस, r इज द इनिशियल रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज चाहिए तो इसको हमको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगर हमने, हमारे पास x/50 है, और इसको भी अगर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको फाइनली परसेंटेज मिलेगा। और जैसे कि ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, दिस इज 2x%। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो अगर x% लेंथ को बदला जाता है तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 2x% ऑफ चेंज आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है पक्का? तो ये मैंने तुमको कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब जाके तुमको पता चलेगा कि ये सारे जो ट्रिक्स है वो कितना यूजफुल है। अभी फिलहाल क्या करना है, अभी फिलहाल इसको तुमको कॉपी करना है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके देता हूँ सो दैट यू कैन कॉपी इट। ओके, सब कुछ दिख रहा है, यस, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ अभी तुम्हारा बारी है, पॉज करो और इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख के रखो, फिर हम आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं ये दिखाऊंगा कि हमने जो अभी जस्ट नाउ शॉर्ट ट्रिक सीखा उससे हम कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, लिखा है सॉरी, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है ना। सो इन दिस केस फटाफट करते हैं। लेट अस से आर डैश, नया रेजिस्टेंस है, आर हो गया हमारा पुराना रेजिस्टेंस, और हमने जस्ट नाउ ये सीखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल डैश स्क्वायर, एल डैश नया लेंथ है, एंड एल वॉज द पुराना लेंथ, और यहाँ पर क्वेश्चन में मैंशनड है कि खींच के लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो एल डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज ट्वाइस एल द होल स्क्वायर, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं दैट इज एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि आर डैश का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 4r। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लिख के रखना। देखो इस क्वेश्चन को हमने जो ट्रिक सीखा उससे कितना जल्दी सॉल्व किया, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चंस, यही कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत टाइम बचाता है। इज दैट क्लियर? तो अच्छे से इसको देख के रखो। आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जो बेसिक्स को एकदम हिट करता है। क्वेश्चन ऐसा है, द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर 2 रेजिस्टर्स ऑफ द सेम मटेरियल, कम ऑन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। मटेरियल दोनों का सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, विथ लेंथ्स L1 एंड L2, मतलब देयर आर 2 रेजिस्टर्स, दोनों का लेंथ दिया हुआ, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 है, शोन इन द फिगर। इफ L1 मोर देन L2, ये भी दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट यू नो point given in the question, L1 का वैल्यू L2 से क्या है, ज़्यादा है, state with reason which of these graphs represents voltage current change of L1। ठीक है, okay fine। एक बात बताओ, can I say resistance is equal to what, rho into L by A? Is that clear? And in this particular question resistivity दोनों का सेम है because material सेम बोला गया है, ओके। रेडियस अगर सेम है तो एरिया भी क्या होगा, दोनों बेसिकली रेजिस्टर्स का एरिया भी सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जिस रेजिस्टर का लेंथ ज़्यादा है उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये भी इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से मैंशनड है कि L1 का वैल्यू L2 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ L1 वाला वायर
will be more than resistance of L2 वाला वायर. Is that clear? Okay. बस हमको इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि कौन सा ग्राफ ज़्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दे रहा है. Is that clear? ध्यान से देखो ये ग्राफ किसके पीछे. दिस इज अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज वर्सेस करंट. और मैंने तुमको बहुत अच्छे से ये सिखा के रखा है कि वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ का जो स्लोप होता है V वर्सेस I. राइट, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? कैन यू टेल मी? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप होगा V वर्सेस I, एंड V वर्सेस I इज नथिंग बट व्हाट? रेजिस्टेंस. तो इस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस बताता है. जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है उस ग्राफ का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. क्लियरली दिख रहा है कि ग्रीन वाला ग्राफ ज़्यादा स्टीपर है, उसका स्लोप ज़्यादा होगा. तो ए वाले ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. और बी वाले ग्राफ से जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? कम. दैट मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन से रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम ए वाला ग्राफ इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम बी वाला ग्राफ. दैट मीन्स L1 वाला कंडक्टिंग वायर का V वर्सेस I ग्राफ कौन सा होगा? ए वाला ग्राफ होगा. बिकॉज L1 लेंथ जिस रेजिस्टर का है हमको पहले से पता था उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ए वाला ग्राफ ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑफर कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस ग्राफ ए रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ फॉर द रेजिस्टर हैविंग लेंथ L1. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने ट्रिक्स में डिस्कस किया था. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन ऐसा है कि ए वायर ऑफ मास एम, फाइंड लेंथ एल, डेंसिटी डी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज स्ट्रेच्ड इन सच ए वे दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 10%. मतलब मैं लिख के रखता हूँ. लेट अस से जो नया लेंथ है एल डैश, दैट इज इनिशियल लेंथ एल प्लस 10% ऑफ एल. मतलब जो नया लेंथ है वो पुराने लेंथ से 10% इंक्रीज कर चुका है, इंक्रीज कर दिया हमने उसको. तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं? L इंटू 1 प्लस 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई व्हाट? 100. ये 0 को मार देगा, दैट इज 11. इन दिस केस 10 प्लस 1 11 बाई 10. सो इन दिस केस इट इज 11L बाई 10. सो दिस इज द न्यू लेंथ ऑफ दिस वायर. ठीक है, बिकॉज 10% हमने इसमें इंक्रीज कर दिया. एक्सप्रेस द चेंज रेजिस्टेंस इन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा. इज दैट क्लियर? अभी अगर तुम पढ़ाई करते हो, अगर तुमको ये याद है मैंने क्या सिखाया था, मैंने बताया था कि अगर x% लेंथ में चेंज आता है तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? 2x%. इज दैट क्लियर? बट माई क्वेश्चन इज, क्या हम उस पर्टिकुलर ट्रिक को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? कम ऑन टेल मी, क्या उस पर्टिकुलर ट्रिक को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? इस केस में नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज देखो यहाँ पर चेंज क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है. एंड 10% चेंज के लिए हम वो जो हमने ट्रिक सीखा था वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो तभी वैलिड है जब चेंज इन लेंथ बहुत छोटा हो. मैंने लेस देन 5% बोला था. तो यहाँ पर वो ट्रिक दैट इज डायरेक्टली 2x% चेंज इन रेजिस्टेंस नहीं कह सकते. अगर 2x% याद नहीं है, जस्ट इसके पीछे जाके ये देखो कि जहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स सिखाया वहाँ पर मैंने ये क्लियरली मैंशन किया. ठीक है ना? ओके, तो हम बेसिक जो फुल प्रूफ मेथड है उसी से करते हैं. लेट अस से जो नया रेजिस्टेंस है, लेट अस से दैट इज r डैश डिवाइडेड बाय r. r इज द पुराना रेजिस्टेंस. दिस विल बी व्हाट? l डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? l स्क्वायर लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? l डैश स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस l डैश स्क्वायर की जगह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज 11L बाय 10. ध्यान से देखना, द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? l स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ध्यान से देखो क्या बचेगा? l स्क्वायर दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. 11 स्क्वायर कितना होगा? ध्यान से देखो, 11 स्क्वायर विल बी 121 डिवाइडेड बाय नीचे 10 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? दैट इज 100 इन दिस केस. तो फाइनली यहाँ पर अगर हम इसको, एक मिनट, एक 1 गायब हो गया, रुको यहाँ पर. ठीक है, सो ये है 121/100. इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 1.21 ऐसे लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में हम r डैश को क्या लिख सकते हैं? r डैश इन दिस केस इज इनफैक्ट r डैश बाय r 1.21 है. तो एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं इन दिस केस. डायरेक्टली करते हैं. r डैश बाय दिस इज 1.21 इन दिस केस. तो यहाँ पर हम लिखते हैं r डैश माइनस r डिवाइडेड बाय r. याद है ना? ये काम इनटू 100 कर देते हैं. और यही चीज़ हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे.
इट इज़ 1.21 माइनस इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय फिर से हम क्या लिख देंगे 1 इंटू हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दैट इज 100। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जो है ध्यान से देखो, ये हमने क्या निकाला, r डैश माइनस r इज नथिंग बट डेल r which is the change in resistance into divided by r into 100। मतलब ये तो पूरा हमने परसेंटेज निकाला, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100 दैट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। और यहाँ पर क्या बचेगा देखो 1.21 माइनस 1, तो कितना बचेगा यहाँ पर 0.21 बचेगा, और इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ हम 100 मल्टीप्लाई करें, तो ये फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 21%, एंड 21% इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। समझ में आया? अगर 2x% वाला फंडा यूज़ करते तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आता, 20% आता, और एक्चुअली आंसर कितना 21%। यहाँ पर हम डायरेक्टली 2x% यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। डन? ओके फाइन। सो दिस वर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्नड। मुझे पता है कि तुमको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टेक केयर।